महाराष्ट्र की कला और सभ्यता पूरे विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र के लावनी डांस का जवाब नहीं। और अगर गणपति बाबा की पूजा महोत्सव की बात करें तो सबसे ज़्यादा धूमधाम से ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस वक्त हम महाराष्ट्र के पवेलियन में, जहाँ पर यहाँ की कला और सभ्यता को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार महाराष्ट्र के पवेलियन में। बहुत ही खुशनुमा सा माहौल है यहाँ पर महाराष्ट्र के पवेलियन में। और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं मुंबई से और बहुत ही खूबसूरत पोशाक में इस वक्त ये हैं। शायद ये लावनी डांस के लिए, या फिर महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस ये पोशाक होती है। और या कभी भी इनका कोई फेस्टिवल होता है या शादी त्यौहार होता है तो इस तरह की कुछ पोशाक पहनी जाती है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है यहाँ पर। पहले मुझे बताइए इस नथ को क्या कहते हैं, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। नथ ही बोलते हैं उसको। और महाराष्ट्र की और क्या क्या खासियत होती है? काष्टा साड़ी, लेजिम, तुतारी, नौवारी साड़ी। ये एक मुझे आप दिखा रहे थे, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये इसको बजाते कैसे हैं, पहले ये बताइए। महाराष्ट्र की शान है ये, भगवान शंकर का वाद्य है। और ये तुतारी, उसको तुतारी कहते हैं, मराठी में उसे सिंग कहते हैं। सिंग वो मैं आपको बजाते दिखाऊंगा। बजाने से पहले मुझे ये बताइए कि इसको बड़ा खूबसूरती से आप लोगों ने सजाया हुआ है, ये ऐसा ही होता है या आपने स्पेशली इसको डेकोरेट किया? इस पर रिबन लगा हुआ है और बड़ी धागे से कुछ कलाकारी की हुई है, बड़ा ग्लिटरी लग रहा है ये। हाँ, ये हमने वो लेस लगाई है। अच्छा। वो सुंदर देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए हमें लेस लगाई है हमें। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये प्लीज़ बजा के दिखाइए हमें जी। बहुत ही खूबसूरत था। जितना देखने में यह खूबसूरत लग रहा था, आवाज़ उसकी और भी ज़्यादा और बहुत ही मधुर लग रही थी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी खास चीज़ें हैं महाराष्ट्र की यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए। अमिताभ बच्चन का एक सबसे मशहूर डायलॉग तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, और जितने भी फैंस हैं अमिताभ बच्चन के, कि अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में कहते हैं कि ये कौन सी चप्पल है, तो वो कहता है कोल्हापुरी। कितना नंबर? वो बोलता है 6 नंबर। वो कहता है 6 नहीं 9 नंबर। और वही 9 नंबर की अमिताभ बच्चन के लिए बनाई गई चप्पलें इस वक्त कोल्हापुरी चप्पलें हमारे सामने हैं। और जिन्होंने इन चप्पलों को बनाया है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए बनाया है। 8 दिन लग गए थे इन चप्पलों को बनाने में और 9 नंबर इसके ऊपर लिखा भी गया है। दिखाइए, ये है 9 नंबर की अमिताभ बच्चन के लिए बनाई गई स्पेशली कोल्हापुरी चप्पलें। खासियत क्या है इन चप्पलों की, पहले तो मुझे ये बताइए, और स्पेशली अमिताभ बच्चन के लिए ही क्यों? वैसे तो अमिताभ बच्चन जी के पास मैं 3 बार गया था, लेकिन उनका तरीका मिलने का अलग है, वो सिस्टम अलग है, वो हम नहीं जा पाए। लेकिन उनके लिए बना के मैंने रखा है, जब मौका मिलेगा तो देंगे। उनको ही देना है वो ये चप्पल। और दूसरी बात है ये है कि कोल्हापुरी चप्पल का ये वैशिष्ट्य है कि कोल्हापुरी चप्पल तो बिना केमिकल की चमड़े से बनती है, पहली बात। और उसमें 3 दिन से 10 दिन ऐसा उसका पीरियड होता है। 3 दिन से 1 दिन भी बनता है और 9 दिन भी लग जाता है। ये 9 दिन, इसको 8 से 9 दिन लगा है बनाने को। हाँ, इसकी जो चोटी आती है ये 3 चमड़े की धागे से, 3 चमड़े का धागा मिला के एक चोटी बनती है। वो भी इतनी पतली होती है कि नज़दीक से देखनी पड़ती है, वो तभी दिखाई देती है। और एक पट्टे पे 19 या 20 चोटियाँ होती है। दूसरी बात यह है कि प्रेस मशीन जैसा चमड़े को प्रेस करते हैं, वैसा हम हमारे हथियार से प्रेस करते हैं। इसके लिए समय लगता है। इसका जो धागा, उसका जो टाका लगाया है
सिलाई जो लगाई है इसके ऊपर स्टिचिंग जो हुई है, स्टिचिंग पूरी है। पूरी स्टिचिंग हुई है, वो 500 से 600 बार, मतलब एक चप्पल 1200 बार इधर उधर हुआ है। एक चप्पल 1200 बार 600 बार इधर 600 बार इधर 1200 बार हुआ है, तभी ये 600 टाका इसको लगा है। इसके लिए 3 दिन लगता है। ये पट्टा चोटियाँ बनाने के लिए 2 दिन लगता है, ऐसे करके 9 दिन लगता है। दूसरी बात में शरीर में जो पसीना आता है वो चूस लेता है, शरीर का संतुलन बराबर रखता है, आंखों में ठंडक जलन जो होती है उससे कम हो जाती है। हमेशा पहनने के लिए इसमें केमिकल नहीं होता है कोल्हापुरी चप्पल में, मतलब हमारे ये चप्पल में केमिकल नहीं है हमारी ये जैसा आपने बताया कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन चप्पलों को बनाने में, बिल्कुल प्योरली हाथों से बनाई गई है। और जैसा कि मैम आप भी मुझे ये बता रही थी कि मेडिकली इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। है तो आंखों की ठंडक पहुंचती है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो आपको जो पैर में जो पसीना वगैरह आता है, स्लिप हो जाता है, तो स्लिप नहीं हो जाता, इसलिए कंफर्टेबल रहता है वो डालने में भी चलने में भी। एक्यूप्रेशर भी होता है, वो एक्यूप्रेशर भी होता है, बस इतना ही। नहीं, आप जब आवाज़ वाली करनी है तो आवाज़ वाली भी हो जाएगी, लेकिन वो आवाज़ वाली के ज़्यादा नहीं है, वो इधर नहीं, डिमांड कम हो जाती है ना, वो हमारे गाँव वही चल जाती है। इसके तो प्राइस क्या होता होगा इसका, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों की लगती है, 600 स्टिचेस आप बता रहे हैं, ये चोटियाँ गूंदने में ही आप बोल रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 दिन चले जाते हैं, तो इसकी कीमत कितनी आपने रखी है? आप कोल्हापुरी चप्पल की कीमत जो है वो 300 से, मेरा ये चप्पल अमिताभ जी के लिए बनाया है, वो मेरे ख्याल से 10,000 का है। उनको 10,000 देने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 10,000 की कीमत हो जाती है उसकी, मतलब 300 से 10,000 का चप्पल बन जाता है मेरे पास। तो चलिए, अगर आप 300 से 10,000 रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार हैं इन खूबसूरत कोल्हापुरी चप्पलों के लिए, तो ज़रूर आइएगा इस पवेलियन में, जो कि है महाराष्ट्र पवेलियन। और वहाँ की सबसे स्पेशलिटी जो मुझे यहाँ पर दिखी है, वो ख़ास बात है इन कोल्हापुरी चप्पलों में। महाराष्ट्र की अगर हम स्पेशलिटी की बातें करें तो कोल्हापुरी जूतियों की तो बात हो गई, लेकिन रंगोली उसमें सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी उत्सव है, त्यौहार है या शादी है, तो रंगोली से ही शुरुआत होती है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं महाराष्ट्रियंस तो रंगोली से करते हैं। और जैसे यहाँ आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से ये रंगोली बनाई गई है, और देख कर के ही लगता है कि कितना समय लगा होगा इस रंगोली को बनाने में। बहुत ही ग्लिटरी कलर्स हैं इसके अंदर, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस स्टॉल का नाम रखा गया है मैजिक रंगोली। जी हाँ, इस रंगोली को बनाने में सिर्फ लगते हैं 5 मिनट। और यहाँ पर इस पवेलियन के शॉप के ओनर हैं हमारे साथ। सर, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि मैजिक रंगोली बनाना, क्योंकि वहाँ तो सब लोग घर घर में चावल के उस पिसे हुए आटे से रंगोली बनाते हैं, अलग अलग रंगों से बनाते हैं, आपने ये कैसे सोचा? पहले हम लोग पेन बनाते थे रंगोली का, उससे हम लोग आइडिया लेके ये डिज़ाइन बना दिए ऐसे, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, हाथ से भी ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, और बड़े बड़े सिटी में जल्दी निकालने को मिलता है, ऐसा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 मिनट में हो जाता है, आप मुझे बताइए कितने मिनट में हो जाता है, एग्जैक्टली कितने मिनट में? 2 मिनट में हो जाएगा मैडम, सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। देखिए, मैंने आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा समय बता दिया, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा, और अभी हमें बता के दिखाएंगे ये चीज़ 2 मिनट में। प्लीज़। बहुत ही खूबसूरती से आप सिर्फ 2 मिनट में ये रंगोली बना सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ आपको ये किट के साथ आपके लिए इस तरह की एक जाली आएगी जिस पर ऑलरेडी एक डिज़ाइन बना हुआ है, कलर्स की कुछ डिब्बियाँ होंगी, उसको इसके ऊपर आप छिड़केंगे और वही डिज़ाइन नीचे ज़मीन पर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, और इतनी सिंपल सी थोड़ी सी देर में, मतलब इतने सिंपल तरीके से आप इतनी खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं। अगर प्राइस की मैं सर बात करूँ तो क्या इसका प्राइस क्या है पूरी किट का? 60 का एक, 100 के 2 आते हैं, छोटे साइज़ के, अलग अलग साइज़ का आता है, बड़ा 100 का आता है, छोटा 60 का आता है, 200 का आता है, ये 3-4 साइजेस में आते हैं।
और प्राइस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 से लेके 100 रुपीज़ तक में मिल सकती है आपको ये मैजिक रंगोली। रसीले आमों का शौकीन कौन नहीं होता, लेकिन इस मौसम में अगर हम लोग बात करें तो आम मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन रत्नागिरी के अगर अल्फांसो आप लोग खाना चाहते हैं तो 2 साल तक आप इन कैंस को अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आमों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप मालपाठक है। इस वक्त महाराष्ट्र से दिलीप जी हमारे साथ में हैं, जो कि हमें समझाएंगे कि ये आम कहाँ से आते हैं और किस तरीके से इनको स्टोर किया जाता है। ये जो आम है ये किंग ऑफ मैंगोज़ है। अल्फांसो महाराष्ट्र में जो सिटी है दैट इज़ अ वर्ल्ड फेमस मैंगो, किंग ऑफ मैंगोज़ है वो। तो इससे ये मैंगो पल्प बनाया जाता है। इसमें मैंगो पल्प है और उसके साथ मैंगो का पीसेस भी है। दिस इज़ ऑल नेचुरल। इसके बाद ये जो पल्प है इसमें सिर्फ मैंगो पल्प है। उसके बाद हमारे यहाँ मैंगो का बर्फ़ी है। वाओ, मैंगो की बर्फ़ी मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी है, लेकिन मैंने खुद इसको भी पर्सनली टेस्ट किया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी डिलीशियस। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप आम का जो पल्प है उसको खा रहे हैं। कोकम शरबत की बात करें अगर हम, तो महाराष्ट्र में सबसे फेमस है कोकम शरबत। इसे मैंने पिया बहुत बार है, लेकिन ये बनता कैसे है पहले तो ये बताइए। ये इसको सोक किया जाता है 1%। कोकम इज़ अ फ्रूट। इट इज़ वेरी गुड फॉर एसिडिटी, गोइंग डाउन द एसिडिटी। ये पेड़ पे आता है और इसको सोक किया जाता है शक्कर में। 1 किलो कोकम और 1 किलो शक्कर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसको सोक करके बाद में उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रेट। यू हैव टू, इसको आपने सिर्फ डाइल्यूट करना है और पीना है। वैसा ही ये कच्चा कैरी है, ये रत्नागिरी का स्पेशल कैरी है, उससे ये बनाया गया है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे यानी जब आपने को कुछ आम खाने के जैसा ये हो गया, अच्छा, चटपटा रहनापन हो गया, लेडीज़ इसको ज़्यादा प्रेफर करती है। तो अगर आप हैं ऑर्गेनिक फूड के शौकीन और हर चीज़ बहुत ही नेचुरल और प्योर अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये आप रत्नागिरी के अल्फांसो आकर महाराष्ट्र कॉर्नर पे टेस्ट भी कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल तक आप अपने फ्रीज़र में इसको रख सकते हैं। और कोकम शरबत की, जैसे दिलीप जी ने हमें बताया कि मेडिकली फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ना ही सिर्फ ये डिलीशियस होता है, बल्कि ये एसिडिटी को भी भगाता है और आपका खाना पचाने में भी मदद करता है। ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम लोगों का रुझाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कुछ इसी तरह की चीज़ें मुझे महाराष्ट्र कॉर्नर में देखने को मिल रही हैं। ये जितने भी काजू यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, अलग अलग वैरायटी के काजू आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे और ये सभी के सभी ऑर्गेनिक फॉर्म में हैं। और इनकी ये खासियत भी है कि 150 से ज़्यादा वुमेंस को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जिन लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए, वो लोग यहाँ पर आके इस फैक्ट्री में काम करती हैं। और यहाँ के चेयरमैन जो है जयवंत जी हमारे साथ हैं इस वक्त बात करने के लिए। सर, क्या खासियत और इसके अलावा और क्या क्या खासियत है आपकी कंपनी की? देखिए कि हमारे 225 फार्मर इकट्ठा होकर रत्नागिरी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था का स्थापन किया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने फाइनेंस किया है उसमें,
4% शेयर कैपिटल है वो फार्मर का है, 36% वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है और एनसीडीसी ने 60% लोन दिया है और 3.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 125 महिलाएं उसमें काम करती है। महाराष्ट्र की बात चल रही हो और अगर हम स्टाइल स्टेटमेंट को भूल जाएं तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। इस वक्त मैं बहुत ही एक अनोखी स्टॉल पर हूँ जिसे कहा जाता है बंजारा फैशन का स्टॉल कहूँगी इसको मैंने एक अलग सा नाम दिया है। बहुत ही खूबसूरत बेल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिटी है वो अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है और स्टाइलिश चीज़ें जो है मुंबई में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ उससे भी ज़्यादा अनोखा है। ये जो आप नेक पीसेस देख रहे हैं ये 25 पैसे का सिक्का है। शायद आज के ज़माने में आप लोगों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, शायद मुझे मेरे बचपन में भी नहीं देखने को मिला था 25 पैसे का सिक्का, लेकिन आज मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। और इससे बनाए हैं इन्होंने ये अनोखे नेक पीसेस जो, और अगर आप 25 पैसे को देखकर भी शॉक्ड हो रहे हैं तो इन्होंने मुझे अभी दिया है 2 पैसे के सिक्के से बनाया हुआ ये एक नेकलेस है। क्या है ये? ओह, दीज आर बटन्स जिसको आप अगर नेक पर आपका कुर्ता है या कुछ भी स्टाइलिश कुर्ता अगर आप पहनते हैं तो ये बटन्स के पीसेस हैं जो कि 2 पैसे के सिक्के से बनाए गए हैं। वेरी प्रिटी। ये है, ये गले में पहनने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और लेटेस्ट कहूँगी मैं इसको, मैं पुराना नहीं कहूँगी। ये एक ऐसा नेक पीस है, शायद बंजारे अगर आप पुरानी पिक्चरें देखते हो और मुंबई जैसे सिटी के बहुत बड़े फ़ैन हो, फिल्मों के बहुत शौकीन हो, तो इस तरह की बंजारा ड्रेसेस जब हीरोइंस पहनती है तो कुछ इस तरीके की नेक पीसेस वो ट्राई करती हैं। बालाजी पवार इस वक्त हमारे साथ में है और ये जितनी भी क्रिएटिविटी आप इस स्टॉल पर देख रहे हैं वो सब इन्हीं की देन है। बालाजी कहाँ से आते हैं, पहले बात ये बताइए। सिक्के आजकल 25 पैसे और 2 पैसे के सिक्के देखने को भी नहीं मिलते हैं। ये तो हम जमा करते हैं मैडम, जो हर इसमें और बैंक में ओल्ड बैंक रहते हैं ना, जैसे हैदराबाद बैंक है वो पुरानी कॉइन्स रखते हैं, वो पुरानी कॉइन्स लेके हम जमा करके ये सब। और एक कॉइन पहनने से ऐसा होता है मैडम, जो अपने शरीर का जो हिट रहता है तो इससे पूरा कम हो जाता है। और हमारा बंजारा समाज ये कॉइन पहनते हैं तो 125 साल तक इसकी उम्र ये होती है, कभी बढ़ जाती है, कभी। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट इसके बारे में मुझे पता चला है कि अगर आप ये 2 पैसे और 25 पैसे के सिक्के गले में पहनते हैं तो मेडिकली भी आप फिट रहते हैं और 125 साल जैसा कि आपने बताया कि आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। ये जो ऐसे घूंघट सिर पे रखते हैं ना, तभी वो जो सूर्य प्रकाश आता है वो पूरा बाहर फेंक जाता है, कभी उनको रोग रहेगी ये नहीं होता, वो ठंडा रहता है शरीर के लिए। जब ये पहनते हैं, यहाँ पे पहनते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, जब ये है ना उससे पूरा कम हो जाता है शीशा से। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बंजारों का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो ना ही ये सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है, ये खूबसूरती से बनाए गए डिज़ाइन ना ही सिर्फ आपको सजाने के लिए है बल्कि आपको सेहतमंद रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को जो है पूरा दिन भर धूप में भटकना होता है। ये 1 रुपये का सबसे पुराना कॉइन है, 1818 का सिक्का है ये। शायद इसके बाद या इससे पहले आपको कभी ये चीज़ ना देखने को मिली हो, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंगली शॉकिंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके ऊपर लिखा हुआ है 1818 का कॉइन। एक आना हमने बहुत बार सुना होगा एक आने के बारे में, लेकिन आज ये एक आना मेरे हाथ में है। वाह, आई एम सो हैप्पी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का एक आना कुछ इस तरीके का होता था, आज मेरे पास है। 1818 से अगर हम लोग आगे चले तो 1889 का 1 रुपये का सिक्का कुछ इस तरह का होता था, और क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था हिंदुस्तान पे, तो पीछे ये विक्टोरिया की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। इससे तो आप लोग वाकिफ़ होंगी, शायद ये आपने पहली बार नहीं देखी होगी। ये है स्टाइलिश बेल्ट्स। स्टाइलिश बेल्ट आप टीम अप कर सकती हैं। अगर आप जीन्स पहनने की या स्कर्ट्स पहनने की शौकीन हैं तो कुर्ती के साथ कुछ
ये बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे नेक पीसेस भी हैं इनके पास, एंड दैट इज़ डैम प्रिटी। पर इनके पास इससे भी ज़्यादा स्टाइलिश चीज़ है जो कि अभी ये मुझे पहनकर दिखाएंगे। क्या बोलते हैं इसको? महाराष्ट्र की जो धोती और साड़ी पहनते हैं ना, उस हिसाब से ये पैटर्न निकला हुआ है मैडम। धोती प्लस साड़ी इन जस्ट 2 मिनट्स, जैसा कि ये आपको अभी पहन कर दिखाएंगे। प्लीज़ पहनिए। So easy and so trendy. आरोहन वुमेन फॉर वुमेन, ये एक ऐसा अनोखा स्टॉल है महाराष्ट्र के पवेलियन में, जिसे अगर आप लोग भी देखेंगे तो बहुत अचंभित रह जाएंगे। कितनी बेहद खूबसूरत चीज़ें आपको इस टेबल पर ज़रूर नज़र आ रही होंगी, लेकिन आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे स्पेशली इसे देख करके, क्योंकि ये बनी है उन न्यूज़पेपर्स से जो कि आप लोगों के घर में वेस्ट माने जाते हैं। जी हाँ, ये लकड़ी से नहीं बना, ये बना है वेस्ट न्यूज़पेपर्स से। और अंडर प्रिविलेज जो वुमेंस होती हैं, जो आपके घरों में काम करने आती हैं, या जो मज़दूर औरतें होती हैं, जब उनके पास ये खाली समय होता है तो वो इन वेस्ट न्यूज़पेपर्स को इस संस्था से ले जाती हैं और अपने घरों में जा कर के इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें बनाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ अर्पिता जी हैं बातचीत करने के लिए। अर्पिता जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि इस तरह का ख्याल कैसे आप लोगों के दिमाग में आया, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव सी चीज़ है कि आप न्यूज़पेपर से चीज़ें बना रहे हैं, और कितना फ़ायदा होता है इन औरतों को इन सब चीज़ों से? ये आइडिया हमें तब आया कि जब हमारे घर में जो महिलाएं आती थी, खासकर मेरे यहाँ जो मेरी सर्वेंट आती थी, उसको मतलब एक एक्स्ट्रा अर्निंग की ज़रूरत थी। वो ढूंढ रही थी, पर उसको टाइम का भी प्रॉब्लम था। तो क्योंकि हम पिछले कई सालों से समाज सेवा के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसे भी मैं कई जगह पे जाके अलग अलग स्किल्स का ट्रेनिंग देती थी। तो उस हिसाब से फिर जब हमने देखा, मैं और मेरी सहेली कुमकुम डे, जब हमने थोड़ी रिसर्च किया और देखा कि हम कुछ कम से कम लागत के साथ ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें हमें भी ज़्यादा खर्चा ना हो, और जिनसे हम बनवाए उनको भी ज़्यादा मतलब आसानी से बना सके, उनको ज़्यादा उसमें कष्ट ना रहे। बट हाँ, इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर वैसे आसानी से वो बना लेते हैं, कम लागत में अच्छी चीज़ बन के। और मेन चीज़ ये थी कि हमें दिमाग में ये था कि एक पर्यावरण का जो बड़ा सा इशू बना हुआ है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग का, उसको ध्यान में रख के हमने ये नई चीज़ बना के उसको काफ़ी करीब 1.5 साल तक हमें इस चीज़ को अच्छे से बना के उसकी रिसर्च में लगा है हम दोनों को। ये तो हुई पेपर से बने इन सभी पीसेस के बारे में जो मैं आपको बता रही थी कि बहुत स्टाइलिश बास्केट्स तो ज़रूर हैं, आप इसे एज अ गिफ्ट बास्केट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी कई तरह की खूबसूरत चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फाइल फोल्डर है, और जितना भी इसके ऊपर कलाकृति की गई है ये सारी ट्राइबल आर्ट है। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए कुमकुम जी हमारे साथ हैं। मैम, ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है? ये जो आर्ट है, पहली बात तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन क्या दर्शाती है ये आर्ट? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महाराष्ट्र में एक जगह है जिसे कहते हैं पालघर। पालघर में बहुत से ट्राइबल लोग रहते हैं, और ट्राइबल महिलाएं जो हैं वो खेती बाड़ी तो करती ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये उनका अपना एक आर्ट है, ये उनका टाइम पास भी है, आप कह सकते हैं। तो उसी को हमने यूटिलाइज़ करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें हम एक मौका दें और उनके आर्ट को जो है हम आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं। आप ये देख रहे हैं, ये कॉलेज में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैग है, उनके लिए बैग है। ये बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है मैम, अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा सके, क्योंकि जैसा कि आप मुझे अभी बता रही थी कि हर एक पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी होती है, तो ये क्या है? इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने उनकी जो फार्मिंग, मेनली वो फार्मिंग के ऊपर में काम करते हैं, तो पूरा फार्मिंग का दर्शाया गया है। यहाँ आप जो भी देखेंगे हर चीज़ उनके फार्मिंग से रिलेटेड है। मोबाइल पाउचेस कुछ मैंने यहाँ पर भी देखे हैं, और बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक ये भी फार्मिंग ही कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल ये भी फार्मिंग ही कर रहे हैं। उनके आसपास में जो भी है वो उसी से रिलेटेड अपनी जो है कला को दर्शाते हैं अपने आर्ट में। इसके अलावा उनके पास में और कुछ नहीं है। जो उनके चारों तरफ उन्हें दिखता है, या उनकी जो शादी ब्याह है या फार्मिंग है, उसी के ऊपर में उनकी ये कला जो है आपको उनके काम में
दिख जाएगी। जी बिल्कुल कुमकुम जी, खूब कहा आपने, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं और ना ही हमारी शहरी चीज़ों को वो लोग जानते हैं कि वहाँ पर हम लोग क्या पसंद करते हैं। और इनका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी वो चीज़ें देखते हैं वो कुछ इस तरह से अपनी आर्ट को डिपिक्ट करते हैं। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये सारी चीज़ें बेहद ही खूबसूरत लगी और मैं देना चाहूँगी इस स्टॉल को 10 on 10, क्योंकि ना ही आप इन चीज़ों को देखकर या ख़रीद कर उन जो औरतें हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी रोज़गार में और उनका घर चलाने में मदद भी कर रहे हैं। भाई महाराष्ट्र के पवेलियन ने तो मुझे इतने शॉकिंग सरप्राइज़ दिए हैं आज, एक से एक उम्दा और खूबसूरत चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली। और जितनी खूबसूरत सीमा जी इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ में खड़ी हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत इनका स्टॉल यहाँ नज़र आ रहा है। बिल्कुल अगर आप इन स्टॉल पर अगर एक नज़र घुमाएंगे तो ऐसे लग रहा है कि किसी घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके के ये डेकोरेटिव पीसेस है। ज़रूर आप अपने घरों में इस तरह के फ्लावर पॉट्स इस्तेमाल करते होंगे, उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते होंगे जो कि कपड़े से और कागज़ से बने हैं। कभी कभी ज़रूर असली भी लगा देते होंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ शायद मैंने तो पहली बार देखी है। सीमा जी और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत सी खूबसूरत चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अनब्रेकेबल फ्लावर्स है, ये आप वॉश भी कर सकते हो और गिरे तो भी नहीं टूटेंगे। ओह दीज आर अनब्रेकेबल फ्लावर्स, क्योंकि ये देखने में ऐसे लग रहा है कि गिरते ही टूट जाएंगे। और इसमें मैंने लाइट्स भी लगाए हुए हैं। ये सब चीज़ें जो दिख रही है वो हैंडमेड है। और कितना वक्त लग जाता होगा सीमा जी कुछ इस तरह की खूबसूरत चीज़ बनाने में? बनाने में एक मीन्स डिपेंड ऑन वो कैसे है बनाने में, उसमें टाइम लगता है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइम लगता है। यहाँ एक ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं देख रही हूँ। आई थिंक ये कुछ बॉक्सेस हैं डाइनिंग में रखने वाले। ये डाइनिंग टेबल पर आप इसमें अचार रख सकते हो या ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो या नमकीन्स भी रख सकते हो या गिफ्ट देने में बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अगर आप भी अपने डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के पीसेस अगर आपके डाइनिंग पर रहेंगे तो ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से लिया है। ये क्या है? दीज आर फ्लोटिंग कैंडल्स और फ्लावर्स। दीज आर फ्लोटिंग फ्लावर्स मैम। आप कोई मेहमान आते हैं या भगवान के सामने आप फ्लावर रखते हैं तो फ्लावर एक दिन में मुरझा जाते हैं, ये हमेशा के लिए वैसे के वैसे रहेंगे। और ये है पूजा की थाली। अगर इतनी खूबसूरत पूजा की थाली हो तो शायद सीमा जी पूजा करने में भी बहुत मज़ा आ जाता है। ये ट्रेडिशनल अपना पिकॉक का शेप जो नेशनल बर्ड है उसके हिसाब से डिज़ाइनर पीस बनाए हुए। और बहुत ही खूबसूरत है ये पूजा की थाली। अलग अलग रंगों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, नगों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये है कुछ कैंडल्स। अगर इस तरह के कैंडल स्टैंड आपके घर में हो तो घर की खूबसूरती में चार चांद वैसे ही लग जाते हैं। और ये भी कुछ कैंडल्स हैं। दीज आर कैंडल स्टैंड और वो बहुत प्रिटी हैं। इन्हें बीड्स से सजाया गया है। क्या बोलते हैं इसे? कांच, क्रिस्टल है, कांच के। दीज आर क्रिस्टल, कांच है ये, उनसे सजाया गया है। और जितनी भी आप चीज़ें यहाँ पर इस स्टॉल में इस वक्त देख रहे हैं सारी की सारी हैंडमेड है। सीमा जी प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह के प्राइजेस आपने यहाँ पर रखे हैं? रिजनेबल है। यहाँ से आपको 100 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक सब चीज़ें मिल जाएगी। तो प्राइजेस भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ इस तरह की खूबसूरत चीज़ों से अगर आप अपने घर की सजावट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं महाराष्ट्र के पवेलियन में। और इस स्टॉल का नाम है आर्ट इफेक्ट। और अगर आप हैं आर्ट के लवर तो ज़रूर आइएगा एक बार इस स्टॉल को विज़िट करने के लिए और चीज़ें ख़रीदिएगा इस तरह की खूबसूरत। ये तो हो गई महाराष्ट्र पवेलियन की बात। तो चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ से बाहर और दिखाते हैं और क्या कुछ खास चल रहा है इस बार के इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। राजस्थान की कलाकृतियाँ न सिर्फ
भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस वक्त हैं हम राजस्थान के पवेलियन में और इस वक्त सभी लोगों को इंतज़ार है कि कौन कौन से नए हैंडीक्राफ्ट्स इस पवेलियन में इस बार आए होंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस बार इस पवेलियन में। पहुंच चुके हैं राजस्थान पवेलियन के अंदर और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे राजस्थान के किसी छोटे से गांव में आप पहुँच गए हों। अगर राजस्थान आप लोग कभी घूमे हैं या चौकीधानी जैसी जगह में कभी आप घूमे हैं तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का माहौल होता है। छोटी सी कुटिया उन लोगों ने वहाँ पे माहौल के लिए बनाई होती है, चीज़ों को वहाँ एग्जिबिट किया गया है, चाहे वो चूड़ियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं या अलग अलग तरह की ज्वेलरीज हैं। सारी चीज़ें इस पेविलियन में कुछ इस खूबसूरती से प्रदर्शित की गई हैं। चाहे वो खूबसूरत जूतियाँ हो या खूबसूरत ज्वेलरी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये एक बहुत ही अनोखा सा स्टॉल है। जितनी खूबसूरत जूतियाँ आपको ये दिख रही हैं और मैं आपको ये बता दूँ कि उतनी ही बहुत मेहनत से ये बनाई गई है। यहाँ तक कि ये चंदा जी हमारे साथ हैं, इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये वो जूतियाँ हैं जी, ये वो जूतियाँ हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं कि हर तरह के रंग इसके अंदर मौजूद है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बारीक कलाकारी इसके ऊपर की गई है, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। जी चंदा जी, कितनी मेहनत लगी आपको इसको बनाने में? इस बनाने में लग गए 15 दिन। तो हमारे क्या है, ये 2 धागों में कोई नहीं काटे है, ये एक धागों से बने हुए है। ये देखो ना, ये एक धागा की है, ये डबल धागा पूरा इंडिया में नहीं होता है। डबल धागा कोई मशीन में नहीं निकलता है। तो हमने बहुत मेहनत करके बनवाई, क्योंकि मेरे को अवार्ड मिलेगा, इसलिए मैं बहुत खुशी ली। तो पीछे भी ये देखो ना कितना मेहनत है। ये है वो खूबसूरत जूतियाँ जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ इसी तरह की जूतियों को पहना है। वसुंधरा राजे जी को भी ये गिफ्ट कर चुकी हैं इसी तरह की जूतियाँ। और यहाँ तक कि सामने ही नहीं, अगर पीछे भी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलाकारी यहाँ पे की गई है। पीछे की तरफ ये ज़मीन पर लगते हैं इस तरह का पीछे वाला जो चमड़ा होता है, लेकिन इसको भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। गोल्डन धागे से कलाकारी इस पर की गई है और कुछ जो आगे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल पीछे भी उसी तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। और राजस्थान जैसी जगह इसी तरह के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये है लाख की चूड़ियाँ। इनको आप जैसा देख सकते हैं कि बनाने में ही कितनी मेहनत लगी होगी। अलग अलग तरह के नगों से इसको सजाया गया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हीरे की तरह इस वक्त ये चमक रही हैं। पर्ल का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है और बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है। कितना समय लगता है इस तरह की चूड़ियों को डिज़ाइन करने में? कम से कम 3 से 4 घंटे एक सेट बनाने में लगता है। तो ये जो नग आते हैं, ये आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? तो कितने महंगे होते हैं ये नग ऑस्ट्रिया से आते हैं। बॉम्बे के अंदर, कैलकाटा में और दिल्ली के अंदर इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, डुप्लीकेट फैक्ट्रियाँ, वहाँ से हम लोग इसको परचेज़ करते हैं। ये जो एग्जीबिशन में आपने इनको सजाया है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, बहुत ही खूबसूरत है ये, क्योंकि लाल और ग्रीन रंगों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, नगों से जड़ा गया है इस पूरे कंगन को। और आई थिंक इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है, कलर कॉम्बिनेशन, तो आप हर ड्रेस के साथ इसको पहन सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर इसका प्राइस क्या होगा? ये 400 का 1 पीस पड़ेगा और पेयर के अंदर 800 का पड़ेगा। तो जितना खूबसूरत ये कंगन है, तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से प्राइस बहुत ही नॉर्मल रखा गया है। 400 रुपीज़ की ये खूबसूरत कलाकारी आपको मिल सकती है राजस्थान के पवेलियन में, जो कि इस वक्त प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में मौजूद है। ये भी एक बहुत खूबसूरत सा पीस है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये कुछ आर्टिफिशियल है, गोल्ड और डायमंड से जड़ा हुआ लग रहा है। और अगर आप शौकीन हैं ज्वेलरी के लिए
ज्वेलरीज को अगर खासा अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ये पीस मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगा, वेरी नाइस। ये सब तो हुई पार्टी वेयर्स की बात, लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग है या स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो कुछ इस तरह के पीसेस भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। वेरी प्रिटी, वेरी एलिगेंट। ये आप अपनी ड्रेस के साथ टीम अप कर सकते हैं, कुर्तास के साथ टीम अप कर सकते हैं। राजस्थान खासा मशहूर है अपनी मिनिएचर पेंटिंग के लिए। जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे वो राजा रजवाड़ों के घर में हो या किसी की भी, अगर आपको कोई फेमस पेंटिंग देखनी है या आप नेशनल म्यूजियम में जाएं तो मिनिएचर पेंटिंग एक बहुत ही खासा तरीके से बनाई जाती है, स्पेशली जयपुर में, राजस्थान में। और यहाँ पर गोपाल प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो कि ये मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने के माहिर हैं। इनको ना ही सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बल्कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बहुत जल्द उनका नाम दर्ज होने वाला है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये अपना नाम ऑलरेडी दर्ज करवा चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं गोपाल प्रसाद शर्मा जी से। सर, कितने सालों से आप पेंटिंग बना रहे हैं? बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं ये। मैं बचपन से ही ये पेंटिंग बना रहा हूँ। खासियत क्या है आपकी? जो आपको अवार्ड्स मिले हैं वो किन किन चीज़ों के लिए मिले हैं? अवार्ड्स मेरे को बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर मिले हैं और मैं बहुत ही फाइन मिनिएचर पेंटिंग बनाता हूँ। अभी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, ये लंदन में एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ पे मुझे चांस मिला था। इंडिया से एकमात्र मैं कलाकार था जो लंदन गया था एग्जीबिशन करने के लिए। ये वाली कलाकृति है जो भारतीय दूतावास है वहाँ पे, नेहरू सेंटर, उसमें मेरी एग्जीबिशन लगी थी। ये उसी का कैटलॉग है, ये इसमें नाम है मेरा यहाँ पे। जी जी जी। कितना बारीक काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर एक एक बाल बनाने पड़ते हैं हमको, बहुत ही बारीक काम जो कि मैग्नीफाइंग लेंस से ही देखा जा सकता है, इतना बारीक काम करते हैं हम। और इस पेंटिंग को बनाने में मेरे को साल भर का समय लगा। 1 साल लगा जी। अभी आप मुझे कुछ बता रहे थे कि किसी चावल के दाने पे या राई के दाने पे आपने पेंटिंग बनाया था। एक राई के दाने के ऊपर महात्मा गांधी का चित्र बनाया मैंने, जो विश्व का सबसे छोटा चित्र है। ये मदर टेरेसा है, ये महाराणा प्रताप और ये श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र है। ये चावल के दाने से इतना छोटा चित्र है। इसका साइज है 1 mm का। राई के दाने पे तो उन्होंने पेंटिंग बनाई है, लेकिन अभी ये बहुत ही एक अलग सी चीज़ मैंने देखी है कि मूंछ के बाल के ऊपर भी इन्होंने पेंट किया है, इतना छोटा छोटा। इंडिया और भारत लिखा है इन्होंने इसके ऊपर। ये पूरी बारात का चित्रण किया है एक बाल के ऊपर, जिसमें ये डोली ले जाते हुए कहार है, बाराती चलते हुए घोड़े पर सवार है, हाथी है, चितकबरा घोड़ा है, ढोलक बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए, डांस करती हुई महिला और बच्ची डांस कर रही है। ये पूरी बारात। गोपाल जी, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स आप बनाते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि बहुत जल्द आपका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो जाए। टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में सभी लोग बहुत माहिर है, टैलेंट की कमी नहीं है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, तो कुछ अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, अलग कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, अगर लेडीज़ की हम बात करें तो ज्वेलरीज़ की वो बहुत ज़्यादा शौकीन रहती हैं। अभी हमने आपको दिखाई थी कि लाख की चूड़ी, और यहाँ पर पर्ल के मैं पीसेस देख सकती हूँ। बहुत अलग तरीके के झुमके हैं यहाँ पर, नेक पीसेस हैं। अगर आप इंडियन ड्रेस के साथ पहनना चाहें इसको या वेस्टर्न चीज़ों के साथ टीम अप करना चाहें तो कुछ इस तरह की ज्वेलरीज यहाँ पर मौजूद है राजस्थान के पवेलियन में। ये बहुत ही कुछ अलग तरीके का है, राधा कृष्ण इसमें बने हुए हैं, पर्ल से इसको पूरा सजाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ तक कि कृष्ण जी की अगर आप देखें तो पेंटिंग के ऊपर उनकी भी ज्वेलरी बनाई गई है, उनको भी नगों से सजाया गया है। कितना समय लगता है इस तरह का नेक पीस बनाने में? बनाने में एक कारीगर को कम से कम 20-25 दिन लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हाथ का काम होता है और स्टोन के ऊपर किया जाता है, बड़ा सावधानी से किया जाता है काम। ये बहुत प्रिटी है, क्या है ये? इसके अंदर किस तरह के नग लगे हुए हैं? ये स्टोन्स लगे हुए हैं, स्टोन्स के कलर कभी नहीं जाते हैं, इसलिए ऑल लाइफ रहता है।
और ये सोने के पानी के ऊपर इसकी पेंटिंग की जाती है। ये ग्रीन ऑनेक्स लगा हुआ है जिससे, और ये रियल स्टोन्स में जो छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं ना, जो उनके रफ काम में निकल जाते हैं, उनको हम लाके रॉ मटेरियल को फिर उनको कटिंग करके फिर बनाया जाता है। इसको कितना समय लग जाता है बनने में? इस कोई सा भी बनाओ 15-20 दिन मामूली बात होती है बनने में, क्योंकि पूरा पेंटिंग किया जाता है, आगे भी पीछे भी दोनों तरफ से। इसकी कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कितने का, ये क्या प्राइस दे रही हैं आप इसका? इसका 2000 रुपये है। 2000 रुपये क्वाइट कॉस्टली, पर क्योंकि कारीगर ने इसे बिल्कुल हाथों से बनाया है। स्टोन्स की कटिंग बिल्कुल प्योर हैंडीक्राफ्ट है। जितनी भी आप इसके अंदर कलाकारी देख रहे हैं सब कुछ हाथ से की गई है, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर इस तरह के नेक पीस आपके पास हो तो उसके लिए आई थिंक 2000 का कॉस्ट कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में कला और प्रतिभा की कमी नहीं है। एक से एक माहिर मिलेंगे आपको हिंदुस्तान में, और वो इस पवेलियन में आकर जाहिर हो जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। ट्रेड फेयर की सैर पे निकले हैं हम। शॉपिंग, घूमना फिरना तो बहुत हो गया। घूमने फिरने के बाद थकान भी होती है और भूख भी बहुत ज़ोर से लगती है। अब आप घूमने फिरने निकले हैं तो खाना भी तो स्पेशल होना ही चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं ट्रेड फेयर में कितना स्वादिष्ट, कितना अमेजिंग खाना मिल रहा है। ट्रेड फेयर में भिन्न भिन्न प्रकार का खाना मिल रहा है, तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन है। चलिए अब हम पाकिस्तानी खाने के बाद आपको राजस्थानी खाना चखाते हैं। देख सकते हैं आप मेरे साथ राजस्थानी खाना। यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ है राजस्थान की। कचौड़ी है, ये मसाला कचौड़ी है, आलू प्याज कचौड़ी है, और ये इसके साइड में आप देख सकते हैं मूंग दाल कचौड़ी है। ये मावा, इसके और साइड में ये है मावा कचौड़ी, मीठी कचौड़ी। नमकीन बहुत हो गया, मीठी कचौड़ी भी है तीखी कचौड़ी के साथ। और ये है चूरमा के लड्डू जो कि बहुत ही फेमस है राजस्थान के। उसके बगल में हमारे साथ है मूंग दाल का हलवा, एक और स्वीट डिश। चलिए अब स्वीट की साइड में हम लोग बढ़ते हैं तीखे की और। कढ़ी, गट्टे की सब्जी और दाल बाटी चूरमा, बहुत कुछ है राजस्थानी खाने में। आपके मुंह में पानी आ गया ना। चलिए हम कुछ चखते भी है कि कैसा क्या है यहाँ पे, कितना स्वादिष्ट खाना है। मुझे जो अच्छा लग रहा है सबसे ज़्यादा दाल बाटी चूरमा। चलिए हम दाल बाटी चूरमा चखते हैं कि दाल बाटी चूरमा आखिरकार कैसा है यहाँ का। करिश्मा भी मेरी मदद करेंगी चखने में। हम देखते हैं कितना स्वादिष्ट और कितना तीखा है। तो ये है दाल बाटी चूरमा।
इसमें चूरमा ये है और ये गट्टे की सब्जी है इसके साथ जी बिल्कुल। और ये चूरमा के लड्डू है मीठा। बहुत टेस्टी है और स्पाइसी भी है, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं है। दाल बाटी चूरमा अमेजिंग, बहुत टेस्टी है, मतलब बिल्कुल ही अलग है, मसाले इसके बिल्कुल डिफरेंट है, प्योर राजस्थानी खाने लग रहा है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं चूरमा टेस्ट करके देखती हूँ चूरमा के लड्डू कैसे हैं। कुछ अलग सा धनिये का टेस्ट आ रहा है इसमें। खाना तो हमने टेस्ट कर लिया, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं आपके पास ट्रेड फेयर में राजस्थानी खाना। मेरा मन पसंदीदा खाना है पाकिस्तानी खाना, मैं चख नहीं पाई, बट राजस्थानी खाना बहुत अमेजिंग था। चलिए हम आपको कुल्हड़ की चाय टेस्ट कराते हैं। भैया जी, कुल्हड़ की चाय में क्या है इसमें? इसमें मसाला है, तेज है, अदरक के साथ अच्छा है, स्वाद के वाला। अच्छा, क्या है उस मसाले में खास, क्या है ऐसा खास है? अदरक और इलायची। टेस्ट करो। तो ये मेरे पास कुल्हड़ की स्पेशल चाय मसाले से, केसरिया मसाले से बनी है। मैं इसे चख के देखती हूँ कि आफ्टर ऑल इसमें अब चाय तो डिफरेंट है यार, कुल्हड़ के साथ पीने में तो चाय का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो केसरिया मसाले के साथ कुल्हड़ चाय का लुत्फ़ उठाइए। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हम फिर से होंगे हाजिर, आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।